So hello students, next topic of the second chapter is Bohr's model for hydrogen. We already covered Thomson model, Rutherford model, and this one is Bohr model. After that a quantum mechanical model is there, and the result of the quantum mechanical model we will discuss. We will not go into the detail of the actual quantum mechanic model, but in Bohr model, actually Bohr scientist gave 5 to 6 points in his model. Atomic structure, he explained how the structure of atom. The first point he explained, the electron in an atom can move around nucleus in a circular fixed radius and energy. इसको क्या मीनिंग है इस पॉइंट का, कि इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है. न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम and around this nucleus there are circular paths. According to first point, there are circular paths around the nucleus. In these circular paths the electron actually move. Electron revolve around the nucleus in these circular path. और इन circular path को हम orbits भी कह देते हैं, energy level भी कह देते हैं. So this is called the first point, and these circular path have fixed radius and energy. ये सर्कुलर पाथ है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसका एक फिक्स रेडियस है और इसकी एक फिक्स ही क्या है, एनर्जी. एवरी सर्कुलर पाथ, एवरी ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं. ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट. सो एवरी ऑर्बिट, एवरी सर्कुलर पाथ हैव इट्स ओन एनर्जी. सपोज इट्स एनर्जी इज 5, इट्स एनर्जी इज 10, इट्स एनर्जी इज 15 किलो जूल. सो एवरी ऑर्बिट हैव इट्स ओन एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, वो चेंज नहीं होती कभी भी. एक बार जो अगर 10 है तो 10 ही रहेगी इसकी. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकंड वन इज, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन आर इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन इज इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, अगर वो इसी ऑर्बिट में है, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 1 साल के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग, for how much time, if it is in the same orbit, its energy will be same and it does not lose or gain energy. Energy will be same means ना तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, ना तो ये एनर्जी गेन करता है. इट्स एनर्जी इज ऑलवेज फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट. दिस Bohr want to explain it that for a particular orbit, if electron is moving, it does not matter for how long it is moving, but its energy do not change. ये इसका जो मतलब है ये समझना पड़ेगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर बोहर मॉडल, थर्ड पॉइंट इज द ट्रांजिशन अकर बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन कैन बी कैलकुलेटेड. अब ये भी समझो क्या है कि सपोज इलेक्ट्रॉन इज हेयर in this orbit. Suppose this orbit have energy E1, and now this electron jumps to second orbit and its energy is E2. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से ये जंप करके कहाँ चला गया, सेकंड ऑर्बिट में चला गया, फर्स्ट से सेकंड में चला गया सपोज. तो अगर ये यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी और डेल्टा ई. अगर इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जाना है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, तो इसको हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को. अगर इलेक्ट्रॉन ने नीचे से ऊपर जाना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा ई. एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट, ये जो गैप है इनकी एनर्जी का, ऊपर का E2 है, इसका कितनी एनर्जी है, E1 है, तो E2 माइनस E1, ये जो गैप है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. सो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू H इंटू न्यू. सो H न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E, इट इज E2 माइनस E1. अगर आपने न्यू कैलकुलेट करनी है तो ये आ जाएगी डेल्टा E डिवाइडेड बाई न्यू, नीचे आ जाएगा, सॉरी H नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H. तो ये हमारे पास है पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट है जो क्या बोलता है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज़ टू जंप टू द अनदर ऑर्बिट, दिस हैपन बाय
गेन ऑफ एनर्जी, ये गेन करनी पड़ेगी तब ये जाएगा। अगर ऊपर से नीचे आना है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे, उसने फर्स्ट पे आना है, सेकंड से फर्स्ट पे आना है, तो जितनी एनर्जी ये गेन करके ऊपर गया था उतनी एनर्जी आते समय क्या करेगा, ये लूज़ करेगा। वही डेल्टा ई जो एनर्जी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई जो एनर्जी जो गेन करके ऊपर गया था, वही एनर्जी जब नीचे आएगा ये छोड़ेगा। तो ये एक हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन those orbits for which angular momentum MBR is equal to NH/2 pi means कि यहाँ पे मान लो हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट है, बहुत सारे सर्कुलर पाथ बन सकते हैं, हजारों सर्कुलर पाथ बन सकते हैं, बट एवरी सर्कुलर पाथ इज नॉट वैलिड। इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव इन एवरी पाथ, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन ए पर्टिकुलर पाथ इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है उसका MBR बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम को है MB। लीनियर मोमेंटम होता है MB, और एंगुलर मोमेंटम में रेडियस को भी जोड़ देते हैं MBR। वही ऑर्बिट है, इसमें हजारों ऑर्बिट बन सकते हैं, हजारों सर्कुलर पाथ बन सकते हैं, बट ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये h/2 पाई है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई NH/2 पाई। अगर MBR है वो जिसका NH/2 पाई के बराबर होगा, वही ऑर्बिट है वो वैलिड होंगे। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर वैलिड विच हैव एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बोहर ने नया पॉइंट दिया था, रदरफोर्ड ने नहीं दिया था ये, कि फॉर एन एटम देयर आर thousands of circular path possibles, there are thousands of circular path possible, but every path is not valid. Every electron cannot move in every path. It can move in only those paths which have angular momentum equal to NH/2 pi, or you can say angular momentum should be integral multiple of h/2 pi। h/2 pi के साथ में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब h/2 pi हो सकता है, 2h/2 पाई हो सकता है, 3h/2 पाई हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए जी, 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई। ऐसा नहीं हो सकता कि 1h/2 पाई है फिर उसके बाद 1/2h/2 पाई, नहीं ऐसा नहीं। 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई एंगुलर मोमेंटम शुड बी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एंगुलर मोमेंटम का। सो अदर वन इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जो बोहर ने एक और चीज़ हमें दी वो क्या था, रेडियस, कि ये जो ऑर्बिट है हमारा, ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए उसने फार्मूला दिया, रेडियस इज इक्वल टू 52.9 n² डिवाइडेड बाई z। n क्या है, ये इसको तो बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, ये कांस्टेंट है, 52.9 ये कांस्टेंट है। n क्या होता है हमारे पास, ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 आ जाएगा, सेकंड के लिए 2 आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए n3 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, किस ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालना है, फर्स्ट के लिए निकालना है तो फर्स्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है 2 आ जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है रेडियस तो 5 आ जाएगा। एंड z क्या है, z है एटॉमिक नंबर, z आपको क्या पता है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8। सो द atomic number z representing the atomic number, so this is the formula for radius। ये इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आगे दिया, वो आपको सोल्व करने के लिए मैंने। एंड द अदर एक्सप्रेशन विच बोहर गिवन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये MCQ आ जाता है कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। सो उसके लिए जो एक एक्सप्रेशन दिया है, एनर्जी अगर आपने निकालनी हो किसी ऑर्बिट की, किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, तो मान लो वो nth ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी निकालनी है NEN, तो इट इज़ इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² डिवाइड बाई n²। z क्या है, z वही एटॉमिक नंबर है, n क्या है ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो 5 आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालनी है n1 आ जाएगा, और z क्या है एटॉमिक नंबर है, ये फिक्स है। एटॉमिक नंबर मान लो हीलियम के लिए निकालना है तो 2 भर देंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 भर देंगे, तो वो इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो
सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। पहली लिमिटेशन है फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, यहाँ पे कोई डार्क लाइन है, कोई यहाँ पे ऐसे लाइनें आती हैं, तो एक लाइन भी कई लाइनों में क्या आ जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इतना सेकंड वन इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो बोहर है साइंटिस्ट, उसने जो एक्सप्लेन किया वो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और उस जो बोहर है ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद लिथियम में 3 है। तो ये जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स हैं, उनका जो स्पेक्ट्रम है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये लिमिटेशंस थी 2 किसकी, बोहर की। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसमें आ जाता है हमारा डी ब्रोगली एक प्रिंसिपल आ जाता है हमारे पास, डी ब्रोगली प्रिंसिपल आ जाता है। डी ब्रोगली जो हमारा एक हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है विद मास एम एंड वेलोसिटी वी, कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी से, उसका मास कितना एम है, तो उसके साथ एक वो बोल रहा था कि एक वेव एसोसिएट हो जाती है। अगर ये मूव कर रहा है कोई भी एक ऑब्जेक्ट विद मास एम एंड वेलोसिटी वी, then a wave is associated with this moving particle, this moving object, and that wavelength lambda can be calculated with the formula lambda is equal to h upon mb. So when any particle moves with velocity v and having mass m, then a wave is associated with it. It is actually particle, but even then a wave is associated with it, and you can calculate the wavelength of this wave, and wavelength is called lambda is equal to h upon mb. M is the mass of that particle which is moving, v is the velocity of the particle with which it is moving, and h is Planck's constant. Its value you know 6.626 into 10 raised to power minus 34 किलोजूल, इसकी भी आपको पता है। So lambda is equal to this. So these are the topics, and now after that you have to solve these numerical problem. The first is the energy associated with first orbit of hydrogen. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, आपने कौन सी करनी है, 5th ऑर्बिट की करनी है। सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है आपने, इसकी सीधी सीधी क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले में। ये फार्मूला आपको पता है एनर्जी का अगर ये फार्मूला है तो उसमें 5th ऑर्बिटल के लिए करनी है, तो यहाँ n का आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो Z1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एनर्जी की कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है कैलकुलेट द रेडियस भी आपको फार्मूला दे रखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी। इसमें आपने वही वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, बाकी जो भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपको पता है, वेलोसिटी दे रखी है, h भी पता, प्लैंक, इसमें वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चंस है आप सॉल्व कर सकते हैं।